इलेक्ट्रिक रेजोनेंस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक देखो रेजोनेंस ये हम लोग पहले सुन चुके हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी आता है इसके अंदर, क्या आता है फ्रीक्वेंसी। हम लोग अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अभी सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल भी पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल भी पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो आपका जो सर्किट है उसमें L है, C है और R है। तो मैं क्या करता हूँ, L बना लेता हूँ, C R, और यहाँ पे एक AC वोल्टेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? AC वोल्टेज। अब जो AC वोल्टेज हम लगाएंगे वो तीनों में जाएगा। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस का मतलब समझते हैं पहले। आपके पास दो चीज है, एक है इस केस में इम्पीडेंस और एक है करंट। देखो आपको पता है कि जब इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम। इम्पीडेंस है क्या? टोटल रेजिस्टेंस, कि आप टोटल कितना रेजिस्टेंस दे पा रहे हो करंट को। ये इंडिविजुअल होता है तो रेजिस्टेंस एक्सएल देता है, ये इंडिविजुअल होता है तो रेजिस्टेंस एक्ससी देता है। ये होता है एल ओमेगा, ये क्या होता है? सी 1/ओमेगा सी, और ये आर। कोई दिक्कत है? जब तीनों को मिला दिया जाता है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस Z इंपीडेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम, और देखो जब करंट मैक्सिमम होगा तो इंपीडेंस मिनिमम। इस कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। इस कंडीशन को कोई भी एक मैक्सिमम कर दो, Z या तो फिर I, आइदर Z और I, तो आपका रेजोनेंस आपको मिल जाएगा। अब मुझे पता है, मैं एक काम करता हूँ, देखो अब यहाँ पे मजे की बात है। किसकी बात? Z का फॉर्मूला अगर याद होगा तो अंडर रूट ऑफ xf माइनस xc प्लस r। ठीक है, चाहे r स्क्वायर प्लस बोलो, चाहे xf माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बोलो, ये आपका इंपीडेंस है। क्लियर? यहाँ पे xl जो है वो L ओमेगा है, हम देख चुके हैं, और xc जो है 1/ओमेगा c। अब ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πf। अब देखो यहाँ पे तो मान लो मैंने बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी लिया, बहुत बड़ा f लिया, बहुत बड़ा f लिया। जब फ्रीक्वेंसी मेरी ज्यादा बड़ी है तो जो एक्सएल की वैल्यू है L ओमेगा ये काफी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? xc क्या होता है? 1/ओमेगा c। अगर ओमेगा मतलब 2πf, अगर f बहुत बड़ा है तो xc बहुत छोटा होगा। मैंने f को थोड़ा कम किया तो ये थोड़ा कम हुआ, और ये बढ़ेगा। f को और थोड़ा कम किया, ये कम होगा और ये बढ़ेगा। एक ऐसा f आएगा जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जहां पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो मैं अभी क्या लिखता हूं? एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट अ particular frequency, at a particular frequency xl is equal to xc, xl is equal to
अगर ये ऐसा हो गया तो XL माइनस XC would become 0, XL माइनस XC would become 0, तो Z क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, therefore Z will become R, Z will become R। अगर ध्यान से देखो Z was the total resistance, मैंने XL और XC को बराबर करके काट दिया, R को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो रेजिस्टर डाल दिया उसका R होगा ही। That means this is the minimum Z, this is the minimum Z। तो जब Z minimum तो I maximum, current maximum, this is the condition of resonance, this is the condition of resonance। Since Z becomes minimum, therefore I becomes maximum। कोई इसमें शक वाली बात अभी तक कोई दिक्कत नहीं? This is called resonance condition, this is called resonance condition। आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पैरेलल सीरीज के लिए, फॉर सीरीज, फॉर सीरीज रेजोनेंस हो सकता है, या क्या हो सकता है सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में Z becomes minimum and I becomes maximum। क्लियर? अब तो जो Z हो गया वो R हो गया, Z क्या हो गया R, यानी कि this is purely resistive, circuit becomes purely resistive, कोई दिक्कत? सर्किट becomes purely resistive। अब देखो Z is R, Z क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो Z को हम लोग ने E0 by I0 लिखा था, याद है? डिवाइड बाय √2 किया था। Z क्या आता है E0 by I0, therefore यहाँ से हमें क्या मिला कि E0 by I0 is equal to R, तो यहाँ से क्या मिला I0 is equal to R by, this is the maximum current, this is the I0 is the maximum current, I0 is the maximum current। क्लियर है? अब देखो रेजोनेंस क्या होता है समझा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली जहां पे XL XC के बराबर हो, वही मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो रेजोनेंस occurs when XL is equal to XC plus omega n is equal to 1 upon omega c, तो omega square is 1 upon LC, तो omega is 1 by root omega होगा 2 pi f r resonant frequency is equal to 1 upon root LC, therefore f r is equal to 1 by 2 pi root of LC। चलेगा? ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है रेजोनेंट। अच्छा एक बात सुनो, इस सर्किट को एक और वर्ड से जाना जाता है, एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? इसको एक और वर्ड से जाना जाता है एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट इसको क्यों बोलते हैं? देखो एक टाइम पे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक ऐसी
फ्रीक्वेंसी मिलेगी जहां पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, जहां पे करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम। तो सिर्फ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करेगा जहां पे करंट मैक्सिमम, बाकी फ्रीक्वेंसीज के लिए इसमें करंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा जो इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका ग्राफ जो बनता है ऐसा बनता है। डायरेक्ट दिखाना तो टेक्सट का रहा है, थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे करंट। वाई एक्सिस पे क्या है करंट, ठीक है आई, तो ये ऊपर आई नॉट जा रहा है और ये जो है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम और बाकी टाइम करंट बहुत कम है, बाकी टाइम करंट बहुत कम है। अगर आप देखो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 301 पे 5 कैरेक्टरिस्टिक दिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस अकर व्हेन एक्सएल इज एक्ससी, क्या हमने ये लिख दिया है रेजोनेंस अकर व्हेन एक्सएल इज एक्ससी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/2 by root LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/2 by root LC। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक impedance is minimum and circuit is purely resistive, circuit becomes purely resistive, Z becomes minimum। चौथा characteristic current has a maximum value, current has a maximum value R by E naught। पांचवा when a number of frequencies are fed to it, it accepts only one frequency, it accepts only one frequency and rejects the other frequency। The current is maximum for this frequency, hence it is called as an acceptor circuit, hence it is called as an acceptor circuit। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक है इसके, कितने कैरेक्टरिस्टिक है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला ये है, ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है Z बिकम्स मिनिमम, और एक है ना चौथा ये रेजोनेंस नहीं the circuit becomes purely resistive, ये फोर्थ है कि थर्ड में है, थर्ड में है। फोर्थ कौन सा करंट has become maximum value, ये फिफ्थ कौन सा एक्सेप्ट है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बोर्ड पे आप अलग से चीज तो लिख लेना, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन पे, ठीक है। ये आपका पूरा कहानी हो गया सीरीज रेजोनेंस सर्किट का, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो यहाँ आ जाएगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो मैं इसको लिख दूंगा सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो आपने क्या लिया है L लिया, उसके पैरेलल में एक C लगाया, L लगाया, उसके पैरेलल में C लगाया, ये L है, ये C है, और इसको एक AC वोल्टेज दिया है। इसको क्या दिया है AC वोल्टेज, जो कि है E नॉट साइन ओमेगा, फिर E क्या है E नॉट साइन ओमेगा। अब आपको पता होगा कि यहाँ से टोटल करंट आई जाएगा, उसमें से इसमें से मान लो आई करके आएगा ना, और इसमें से ऐसे क्लियर है। अब बात ये है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस ईएमएफ सेम है, दोनों के अक्रॉस ईएमएफ सेम है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर आप इंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें, तो वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस इंडक्टर में रैक करता है। ये आई नॉट एल लिख दूं कि मैक्सिमम करंट ऑफ इंडक्टर,
मैक्सिमम करंट ऑफ इंडक्टर, क्योंकि I नॉट इसका मैक्सिमम करंट है, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब माइनस I नॉट L साइन क्या लिखूं, I बाय 2 I प्लस नेगेटिव कॉमन लिया, ठीक है, तो माइनस I नॉट L cos ओमेगा t, क्लियर। अब मुझे पता है कि I नॉट क्या होता है, V इज I R, I इज V बाय R, तो E नॉट बाय R, मैं बोलूंगा XL, कोई शक, तो IL क्या आ जाएगा, E नॉट, E तो सेम है ना, IL आ जाएगा माइनस E नॉट बाय XL cos ओमेगा, इक्वेशन नंबर IC लिख लो, क्या लिख लो, I नॉट C sin ओमेगा t प्लस, क्लियर, ओमेगा t प्लस। अब ये क्या हो जाएगा कि I नॉट C cos omega t, IC is I not C cos omega t. We know that I not C is E naught upon XC, therefore IC is equal to E naught upon XC cos omega t. Total current I is equal to IL plus IC from 100 to total current I is minus E naught by L by XL cos omega t plus zero नहीं जीरो कैसे होगा, ये अलग अलग करना, 1/7 2/7 आपको cos ओमेगा t E naught cos ओमेगा t कॉमन लेना है, E naught cos ओमेगा t कॉमन तो आएगा minus 1 by x plus 1 by x, ठीक है। For minimum I, for minus 1 by xl plus 1 by xc should be equal to 0. This gives us 1 by xl equal to 1 by xc. This gives us xl equal to x. Clear? yes sir. This is called parallel resonance. This is called parallel resonance. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? In parallel resonance, I is minimum and Z is maximum. In parallel resonance, I is and Z is, ये उल्टा होता था सीरीज में, हमने Z को मिनिमाइज किया तो I को पैरेलल में I को मिनिमाइज करते Z को मैक्सिमाइज। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये होगा उसको मैं बोलता हूँ रेजोनेंट। अगेन XL equal to XC मतलब ओमेगा L equal to 1 by ओमेगा C मतलब ओमेगा स्क्वायर equal to 1 by LC मतलब 2 pi f r equal to 1 by root of LC the f r is equal to 1 by 2 pi क्लियर? कोई दिक्कत? इसको हम बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। इसको
क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट। क्यों बताएगा? ये सबको एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि उसमें होगा क्या, आपका आई मिनिमम होगा। आई क्या होगा? मिनिमम। कोई भी सर्किट हो जाता नहीं, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं रिजेक्टर सर्किट। ये हो जाएगा आपका एफआर और ये हो जाएगा आपका आई मिनिमम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, इसको नोट कर लो। हम लोग अभी करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ कि आपका जो रेजोनेंस का ग्राफ जो हमने देखा, वो कितना शार्प है। देखो आइडियली होना कैसे चाहिए, मान लो आपका जो एक्सेप्टर सर्किट है, वो आइडियली ऐसा होना चाहिए, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पे एकदम हाई करंट, थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो करंट लो हो। ये अच्छा रेजोनेंस देखा है। तो ये देखो शार्प है ना एकदम। ये क्या है? अगर मैंने सब बड़ा सा बना तो शार्प रहेगा नहीं, तो जितना ज्यादा शार्पनेस उतना अच्छा क्वालिटी, इसीलिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, उसमें आऊंगा मैं। एक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, क्यू मतलब क्वालिटी, क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर बेसिकली ये बताता है, क्वालिटी फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि आपके रेजोनेंस का क्वालिटी क्या है। हम सीरीज रेजोनेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सीरीज रेजोनेंस के क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे। देखो मान लो मैंने एक एक्सेप्टर सर्किट का ड्रॉ किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे करंट है, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ का आई मैक्स है, यहाँ का आई एक्सिस है, ये आई मैक्स है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैंने मैक्सिमम करंट को √2 से डिवाइड कर दिया, मान लो कुछ यहाँ आएगा आई मैक्स बाय √2, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहां पे करंट आई मैक्स बाय √2 हो? तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट आई मैक्स बाय √2 है। इसको मान लेते हैं ओमेगा 1, इसको मान लेते हैं ओमेगा 2, इसको क्या मान लेते हैं ओमेगा 1 और इसको मान लेते हैं ओमेगा 2। मान लो ये फ्रीक्वेंसी दी होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा आर हो गया। क्या हो गया? ओमेगा आर। अच्छा सवाल ये है कि आई मैक्स का √2 क्यों? क्योंकि जब आई मैक्स था तो आपका पावर भी मैक्स था। जब आई मैक्स का √2 हुआ तो पावर पी मैक्स बाय 2 हुआ, क्योंकि पावर में आई स्क्वायर आर टी आता है। देखो पी क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। जब ये आई मैक्स हुआ तो पी मैक्स हुआ। अगर मैंने आई मैक्स की जगह आई मैक्स बाय √2 डाल दिया और स्क्वायर कर दिया इनटू आर टी, तो क्या हो जाएगा? आई मैक्स स्क्वायर बाय 2 आर टी। आई मैक्स स्क्वायर आर टी पी था, पी मैक्स, तो ये हो जाएगा पी मैक्स बाय 2। आई स्क्वायर आर टी, आई मैक्स स्क्वायर आर टी ऑलरेडी पी मैक्स है ना, तो आई स्क्वायर आर टी को पी मैक्स बाय 2 आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम पावर आई मैक्स का है, जब मैं पावर को हाफ करूंगा तो मुझे कौन से दो फ्रीक्वेंसीज या कौन से दो एंगुलर वेलोसिटीज मिलेंगे। तो दो एंगुलर वेलोसिटी के लिए मेरे पास पावर p max बाय 2 है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। क्लियर है? इसको मान लेते हैं डेल्टा ओमेगा, ये विड्थ क्या है? ये कांस्टेंट रहेगा ना, इसको मान लेते हैं डेल्टा
ये सेम होगा। तो ये जो टोटल है ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। टोटल क्या घट क्या हो गया 2 डेल्टा ओमेगा चलेगा। अच्छा ये ओमेगा आर जो है क्या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये कैसे आता है xl इक्वल टू xc ओमेगा l इज इक्वल टू ओमेगा 1 का 1 का तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का lc जब ओमेगा इज इक्वल टू 1 का रूट lc माना पूरे ये ओमेगा r ये ओमेगा चलेगा 1 का रूट lc 1 का रूट lc ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो है जो 2 डेल्टा ओमेगा है देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 2 डेल्टा ओमेगा क्योंकि ये पूरा ओमेगा 2 है माइनस ओमेगा कितना बचा तो ये क्या है 2 डेल्टा ओमेगा ये बैंडविड्थ है ये क्या है बैंडविड्थ इसको क्या बोलते हैं बैंडविड्थ। तो आपका बैंडविड्थ कितना है 2 डेल्टा ओमेगा। अभी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट इसको मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डेल्टा में भी लिख सकता हूं जैसे कि ओमेगा r इज ओमेगा 1 प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा एंड ओमेगा r इज ओमेगा 2 माइनस डेल्टा ओमेगा। कोई दिक्कत। अब एक लास्ट आता है क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये होता क्या है क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ जो हम लिख देंगे ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ कितना है 2 डेल्टा ओमेगा ये है आपका ये आपका क्वालिटी फैक्टर ऊपर भी ये दिया ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अब इसमें एक क्लियर बात है अगर बैंडविड्थ बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा मतलब बैंडविड्थ पतला होना चाहिए बैंडविड्थ का होना चाहिए कम होना चाहिए शार्प ज्यादा होना चाहिए क्या होना चाहिए तो अगर बैंडविड्थ बढ़ा तो क्यू फैक्टर घटेगा और वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। ठीक है इसको जल्दी नोट कर लो। तो लास्ट टॉपिक करते हैं चोक कॉइल। ये लास्ट टॉपिक करते हैं चोक